गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत, उसमें हमने लिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, और थर्ड अपन ने डिस्कस किया था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को वेल नोन है, और इनकी कुछ स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है जो कि दूसरे जैसा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनमें नहीं पाई जाती। तो देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें हम लेंगे सबसे पहले अपन ले लेते हैं एटॉमिक, या अपन कह सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ले लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझना ज़्यादा आवश्यक है कि भाई आयन अनुभव क्या होता है। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी? आयन अनुभव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे लाइक दिस, इस तरह से एटम और इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी या इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, या उसको अपन शॉर्ट में आईपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे किसमें, जैसा कि एस ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन देखते हैं कि अपन ने सपोज जैसे कि फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए है ना। तो फर्स्ट ए में अपन ने देखा होगा 1s1 और यहाँ पे 2s2, या अपन ऐसे लिख सकते हैं NH2 है ना। तो जनरल अपन जानते कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि इन पीरियडिक टेबल के अंतर्गत अगर अपन बात करेंगे, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? आईपी का मान बढ़ता है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आईपी का मान कम होता है। यहाँ पे हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रेडियस और रिएक्टिविटी। कहने का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर आईपी का मान बढ़ रहा है तो साइज पर क्या इफेक्ट होगा, या यूँ कर सकते हैं अगर साइज का मान छोटा है तो आईपी का वैल्यू बढ़ेगा। तो वो क्यों बढ़ेगा, इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए में अपन ने देखा होगा, फर्स्ट ए में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स होता है जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट ए होता है, फर्स्ट ए का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू सेकेंड ए की अपेक्षा कम होता है। अब कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि जो एस यानी कि एस कक्षक में उपस्थित ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे NH2 है, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दैट वो फुलफिल्ड होते हैं और उनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही कारण होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट ए होता है और सेकंड ए होता है, तो फर्स्ट ए का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेरेटिवली सेकंड ए के अपेक्षा कम होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो जनरली यहाँ पे देखा गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी का मान एस ब्लॉक की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि
एक तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अपन जानते हैं जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1 D1 से 10 या NH1 और NH2 होता है। ओके, कहने का मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद में एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है। तो ये देखा गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एस ब्लॉक एलिमेंट के अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, एम आई राइट? अब नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा इन रेफरेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। जैसा कि अगर अपन सपोज दैट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हो गया एंड टॉप टू बॉटम लाइक दिस। ओके, यानी कि अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव किया, अपन ने क्या किया, लेफ्ट टू राइट मूव किया। ओके, और टॉप टू बॉटम मूव किया। इन जनरल पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर अपन सपोज दैट लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आर का मान कम होता है। अब आर का मान क्यों कम होता है, आर का मतलब रेडियस का मान कम क्यों होता है, अपन यहाँ यूँ कर सकते हैं न्यूक्लियस का मान बढ़ता है। अब न्यूक्लियस का मान बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस का वैल्यू बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या यूँ कर सकते हैं जो एटम है, एटम में सेल और सब सेल KLMN डिवाइडेड इन सब सेल SPDF। तो जो जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो नाभिकीय आवेश के प्रति इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में अपन जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। इस कारण से क्या होगा, अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आर का मान कम होगा क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेगा, अपन बात कर रहे हैं जैसे कि IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो IP का मान भी बढ़ेगा। अब IP का मान क्यों बढ़ेगा, मैंने कहा था कि भाई किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलने पर IP का मान बढ़ता है। अब ये तो हो गया IP का मान, यहाँ पे अपन चलेंगे रिएक्टिविटी। मैंने कहा था कि इनमें अपन क्या करेंगे, इंटररिलेशन निकालेंगे, यानी कि IP का मान बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपन जानते हैं कोई एटम है, एटम के बाह्यतम कोश में जैसा कि लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए IP का मान बढ़ने से रिएक्टिविटी का मान कम होगा। ओके, अब अपन बात करेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आ जाइए आप। अब यहाँ पे जो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा। आर का मान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। और साइज क्यों बढ़ता जाता है, 2, 8, 8, 18 और 32, कहने का मतलब 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेल्स बढ़ते जाते हैं तो साइज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये जानना जरूरी है। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन, साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर का मान बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सोचना, एक जब अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं यानी कि आर का मान बढ़ रहा है, आर का मान बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, IP का मान कम हो रहा है, IP का मान कम हो रहा है। मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे IP का मान ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है, यहाँ पे IP का मान क्या है, कम है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा।
तो ये डेयर स्टूडेंट्स एक जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स होती है इन प्रिडिक्टेबल के अंतर्गत अपन ने देखा है कि भाई व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपन रेडियस इज द डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेज ऑफ द न्यूक्लियस चार्जेज ओके एंड आईपी इज द आईपी क्या होगा बढ़ेगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे रेडियस बढ़ेगा, आईपी का मान क्या होगा आईपी का मान कम होगा ओके और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी क्यों बढ़ेगी क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं ओके। नेक्स्ट ये तो हो गया आईपी का मान। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देखिएगा लाइक दिस स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम Mn है ना, यहाँ पे ये है। इसके बाद में अपन और डिस्कस कर लेंगे जैसे स्कैंडियम 4s2 3d1 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 21 है 4s2 3d1 22 4s2 3d2 ठीक है 4s2 3d3 एम आई राइट। ये हो गया। अब क्रोमियम की बात करें अपन तो 4s2 3d4। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखा गया है अपन जैसे अपन ने जस्ट डिस्कस किया था कि अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आईपी का मान बढ़ता है ठीक है, लेकिन क्रोमियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू है वो वेनेडियम और मैंगनीज के अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। क्यों ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये जो 4s2 है इससे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस तरह से 4s1 3d5 ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर सपोज दैट कोई भी एलिमेंट से कोई भी एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या होता है, एक तो जीरो फील्ड होता है देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन्स और हाफ फील्ड होता है इट मीन्स हाफ फील्ड जैसे S1 P3 D5 ओके F7 ये हो गया हाफ फील्ड और एक होता फुल फील्ड। क्योंकि हाफ फील्ड जीरो फील्ड और फुल फील्ड इनको अगर अपन डिस्टर्ब करेंगे या यूँ कह सकते हैं इनमें से अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इनमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो अपन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है दीज आर दी मोर स्टेबल कंडीशंस। तो यहाँ पे क्रोमियम का क्यों ज़्यादा है, क्रोमियम का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे D5 है और D5 एक स्टेबल कंडीशन होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी ओके। नेक्स्ट इसी तरह अपन बात करें जैसे कॉपर की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे कॉपर 29 है ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है 4s2 3d9 ओके। अब 4s2 3d9 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो 3d10 4s1। तो यहाँ पे क्योंकि प्रथम आयनन विभव तो कम होगा लेकिन सेकंड आयनन विभव क्या है ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 3d10 है। यही कारण है कि क्रोमियम में भी अगर अपन बात करेंगे तो प्रथम आयनन विभव तो कम होगा लेकिन सेकंड आयनन विभव ज़्यादा होगा ठीक है। तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द करेक्ट व्यू ओके। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर यानी कि मेटेलिक करेक्टर ठीक है, यानी कि धात्विक प्रवृत्ति। इसमें देखते हैं अपन। अब मेटेलिक करेक्टर में जनरल अपन जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि पूरे के पूरे क्या होते हैं मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। मेटेलिक नेचर ओके। मेटेलिक नेचर यहाँ पर देखना मेटेलिक नेचर। तो डियर स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है धात्विक होते हैं है ना, धात्विक होंगे
मेटेलिक नेचर शो करेंगे, डक्टाइल होंगे, तन्ने होंगे, और इनको प्रेस करने के बाद में स्ट्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये विशेषता किसकी पाई जाती है? मेटेलिक नेचर यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है। अब इनमें जो BCC है और SC BCC है का एक केंद्रीय संरचना, BCC है, HCF हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP है, यानी कि BCC स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, SC भी पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनमें जो एक और विशेषता ये पाई जाती है कि जैसा कि BCC हो गया और FCC, ये भी स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी में एक तो इनका क्या होता है, साइज छोटा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें है छोटे आकार के कारण इन तत्वों के आयन ध्रुवों के मान काफ़ी उच्च होते हैं। ठीक है, अतः धातु आयन बनने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा, इनमें सहसंयोजक बंद होने के कारण इन तत्वों के उद्रुपातन यानी कि सब्लिमेशन की ऊष्मा का मान उच्च होता है। इनके आयनों की जलयोजन ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब एक तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो रिएक्टिविटी में सबसे पहले एक तो इनकी साइज स्मॉल होती, क्या होती है? स्मॉल। ठीक है, सेकंड, इनका IP का मान उच्च होता है। अब IP का मान कहने का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करने में कम भाग लेंगे, या उसको जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन्स भाग लेंगे उनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, थर्ड एक आता है सब्लिमेशन, जिसको अपन कहते हैं उद्रुपातन, है ना। सब्लिमेशन यानी कि उद्रुपातन ऊर्जा, यानी कि इनकी सब्लिमेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब अपन जानते हैं उद्रुपातन किसको कहते हैं, यानी कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनको अपन ने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद वो क्या होंगे? मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, फिर एक निश्चित ताप के बाद में वो वेपर फेज में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन जानते हैं बेसिकली एक सिंपल सी जो थॉट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? मेटल है। मेटल को अगर आपको मेल्ट करना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक हीट की आवश्यकता होगी, अधिक हीट के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। फिर जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा, मेल्ट के बाद में इसको फिर वेपर फेज में लाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये कहा जाता है कि इनकी सब्लिमेशन एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि इनकी रिएक्टिविटी एज कंपेरेटिवली एस ब्लॉक के कम पाई जाती है। ओके, थैंक यू।